स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। स्टूडेंट्स, 5 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल को डिनाई कर दिया। शर्जील इमाम और उमर खालिद पिछले 5 सालों से पुलिस कस्टडी और फिर जेल में रहे हैं। जनरली उनके ऊपर चार्जेस थे कि 2020 में हुए दिल्ली दंगों में उन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी और दंगे भड़काने का काम किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल को डिनाई किया, क्योंकि इससे पहले सेशंस कोर्ट और उसके पश्चात दिल्ली हाई कोर्ट ने भी शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल को डिनाई कर दिया था। आज की वीडियो के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस लॉ का प्रयोग करते हुए और क्या लॉजिकल रीजनिंग का प्रयोग करते हुए शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल को डिनाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, इस केस के अंदर हुआ यूं कि कल शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल को डिनाई कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के अंदर नामजद 5 अन्य एक्यूज को बेल दे दी। उन 5 एक्यूज के नाम है गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान एंड शादाब अहमद। सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 को बेल दे दी। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर एविडेंसेस को पढ़ा, एविडेंसेस को समझने का प्रयास किया, यह देखा कि कौन से एक्यूज के खिलाफ कौन कौन से चार्जेस हैं और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड बेल टू ऑल ऑफ देम। तो आज की वीडियो के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ क्या एविडेंसेस थे जिसके कारण उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए, अब इस केस का बैकग्राउंड मैं आप लोगों को समझा दूं। 2020 के अंदर सरकार ने एक लॉ पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया और उसके माध्यम से यह तय किया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ चुकी हैं, उनकी सिटीजनशिप के प्रोसेस को रिलैक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज फॉर एग्जांपल हिंदूज, जैन, बौद्ध, पारसी, जूस, क्रिश्चियन के खिलाफ रिलीजियस परसिक्यूशन होती है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इन 6 कम्युनिटीज को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए रिलैक्स प्रोसेस दे दिया गया, लेकिन इस एक्ट के अंदर मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं थे। बिकॉज सरकार का कहना था क्योंकि ये कंट्री इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, इसलिए मुस्लिम्स का वहां पर रिलीजन के नाम पर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए मुस्लिम्स को रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता नहीं है। अब इस एक्ट के खिलाफ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए और दिल्ली के अंदर शाहीन बाग और अन्य क्षेत्रों के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए। तो देखिए, विरोध प्रदर्शन दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हुए, लेकिन 22, 23 और 24 फरवरी 2020 को दंगा हुआ, जिसके अंदर तकरीबन 54 लोगों की मृत्यु हो गई और तकरीबन 1500 प्रॉपर्टीज डैमेज हुई, कई सौ लोग जिसके अंदर इंजर्ड हो गए। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई ने और दिल्ली पुलिस ने अलग अलग प्रकार की खोज की। देखिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस कहती थी कि यह दंगा अपने आप नहीं हुआ, यह दंगा ऑर्केस्ट्रेट किया गया। इस दंगे के पीछे एक बहुत बड़ा प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र था। अब इस केस के अंदर जनरली कुछ लोगों का नाम सामने आया। देखिए, इस केस के अंदर एलिगेशंस थी, उमर खालिद के ऊपर बहुत सीवियर एलिगेशन लगी। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, दिल्ली पुलिस का कहना था कि उमर खालिद ने जानबूझ के प्रोवोकेटिव स्पीचेस, भड़काऊ भाषण दिए ड्यूरिंग द टाइम व्हेन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उस समय 2020 के अंदर भी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही थे। तो पुलिस का कहना था कि उमर खालिद ने जानबूझकर उस समय भड़काऊ भाषण दिए जिस समय भारत के दौरे पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे और लोगों को भड़काया कि लोग सीए के खिलाफ चक्का जाम करें, अलग अलग स्थानों के ऊपर ट्रैफिक को रोकें। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था, ऑब्जेक्टिव वाज टू इंटरनेशनलाइज अ नैरेटिव दैट माइनॉरिटीज इन इंडिया वर बीइंग इल ट्रीटेड। पुलिस का कहना था कि उमर खालिद ने जानबूझ के ऐसे प्रोवोकेटिव स्पीचेस दिए और जानबूझकर उस समय दिए जब भारत के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट आए हुए थे, दौरे पर थे, ताकि इस मुद्दे को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा जा सके कि भारत के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी सेफ नहीं है। इसके साथ साथ प्रोटेस्ट तो ऑर्गेनाइज हुए, इसके साथ साथ दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में जैसे मौजपुर, करदमपुरी, जाफराबाद, चांदबाग, गोकुलपुरी, शिव विहार और आसपास के क्षेत्रों के अंदर वायलेंस भी हुआ। लोगों के पास
ऑलरेडी पेट्रोल बम्स, पत्थर, चाकू, छुरी देखिए का स्टॉक पाइलिंग था। तो दैट मीन्स पुलिस कहती कि ये दंगा अपने आप नहीं हुआ, इस दंगे के पीछे कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि पहले प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट उस समय होते हैं जिस समय भारत के अंदर एक विदेशी प्रेसिडेंट दौरे पर आया हुआ होता है और उसके पश्चात इन क्षेत्रों के अंदर दंगा हो जाता है। दंगे के अंदर पाया गया कि ऑलरेडी तैयारी की गई थी, ऑलरेडी लोगों ने अपने घरों के अंदर पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब्स, हथियार जमा किए हुए थे। अब जनरली अक्यूज के ऊपर आईपीसी, यूआपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, आर्म्स एक्ट और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई। देखिए आईपीसी के अंदर तकरीबन 20 से 22 सेक्शंस के अंदर धाराएं लगी थी। फॉर एग्जांपल सेक्शन 109 अबैटमेंट, 124A सेडिशन, 147, 148, 149 अनलॉफुल असेंबली, इसके पश्चात 302 मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। उसी प्रकार से यूआपा के अंदर सेक्शन 13, 16, 17, 18, 13 स्टैंड्स फॉर पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज, 16 बात कर रहा है टेररिस्ट एक्ट की। उसी प्रकार से आर्म्स एक्ट के अंदर इलीगल पोजेशन ऑफ वेपन्स। इन सभी धाराओं के तहत अक्यूज को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर पुलिस और जुडिशियल प्रोसेस चालू किया गया। अब आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि उमर खालिद को ऑलरेडी 5 साल जेल में हो चुके हैं, उमर खालिद को ऑलरेडी 5 साल जेल में हो चुके हैं। इसी के साथ साथ शर्जील इमाम को भी 2020 में अरेस्ट किया गया था, उसको भी 5 साल हो गए हैं। तो प्रश्न है कि उनको अभी तक रिलीज क्यों नहीं किया गया। स्टूडेंट्स आप ये समझने का प्रयास करना कि उमर खालिद के ऊपर और शर्जील इमाम के ऊपर यूआपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के धारा 13, 16, 17 और 18 के तहत चार्जेस लगे हैं। अब सेक्शन 13 के बात करता है अनलॉफुल एक्टिविटीज की। अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या होती हैं? अगर कोई भी व्यक्ति इसी इंटेंशन से कोई भी कार्य करता है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो भारत के एक हिस्से को भारत से अलग कर देगा, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर लोगों को भड़काता है कि भारत के एक हिस्से को भारत से अलग कर दिया जाए, देखिए सेसेशन। इसके साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति भारत की इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी और यूनिटी पर अटैक करने का प्रयास करता है, इसके साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ, माफ कीजिएगा, लोगों के मन में डिसलॉयल्टी फैलाता है, तो ऐसा व्यक्ति अनलॉफुल एक्टिविटी करता है। ध्यान से समझ लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति लोगों को भड़काता है कि भारत के एक हिस्से को उससे अलग कर दिया जाए, अगर कोई भी व्यक्ति लोगों के अंदर भारत के प्रति डिसअफेक्शन मतलब एनिमिटी की भावना भड़काने का प्रयास करता है, और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य से लोगों भारत की संप्रभुता, एकता और सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटी की गई है और सेक्शन 13 के तहत अनलॉफुल एक्टिविटी की सजा दी जाती है। उसी प्रकार से टेररिस्ट एक्ट, अगर कोई व्यक्ति भारत की इंटेग्रिटी, सुरक्षा, सोवरेनिटी, संप्रभुता को चोट पहुंचाने के ऑब्जेक्टिव से या फिर लोगों के मन में दहशत पैदा करने के माध्यम से अगर बॉम्ब का इस्तेमाल करता है, डायनामाइट का इस्तेमाल करता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करता है, हथियारों का इस्तेमाल करता है, या फिर सरकार को डराने का प्रयास करता है, या फिर किडनैपिंग और अबडक्शन के माध्यम से सरकार को कंपेल करने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति टेररिस्ट एक्ट कर रहा है। तो जो भी व्यक्ति सरकार को डराने का प्रयास करता है, सरकार को ओवरऑल अलार्म करने का प्रयास करता है, या फिर बॉम्ब, एक्सप्लोजिव, पॉइजनस गैस का प्रयोग करता है ताकि लोगों के अंदर डर फैलाया जा सके और देश की सिक्योरिटी को, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, संप्रभुता, एकता को चोट पहुंचाया जाए, ऐसा व्यक्ति टेररिस्ट एक्ट कर रहा है और सेक्शन 15 के तहत टेररिस्ट एक्ट की सजा दी जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के ऊपर क्या चार्जेस थे। देखिए इस केस के अंदर कोर्ट कहती है कि सबसे पहला कंटेंशन जो शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ जो दिया गया, उनके पक्ष में दिया गया, वो यह था कि 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ये लोग जेल में ही हैं और अभी तक ट्रायल मतलब मुकदमा शुरू नहीं हुआ। तो इतने लंबे समय तक किसी व्यक्ति को जेल में डालना बिना मुकदमा शुरू किए, ये अपने आप के अंदर फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी का हनन है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये कहा गया कि 5 साल से वो लोग जेल में हैं, अभी तक उनके खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं हुआ, तो इसीलिए उनकी फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हनन है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम जानते हैं
कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति के पास लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, जिसके अंदर उसके पास अधिकार है कि अगर उसके खिलाफ कोई आरोप लगाया जाता है तो ट्रायल जल्दी हो, ताकि उस व्यक्ति को अगर दोषी भी साबित किया जाए तो वह व्यक्ति ज्यादा समय जेल में ना रहे। दैट मीन्स अब अगर व्यक्ति के ऊपर अपराध के चार्जेस लगे हुए हैं और वह व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा ही शुरू नहीं हो रहा है, तो जब से वो व्यक्ति जेल में ही है, तो दैट मीन्स इनोसेंट होते हुए भी व्यक्ति जेल में है, तो ऐसे व्यक्ति के आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर किसी केस के अंदर स्पेशल स्टैट्यूट, इस केस के अंदर यूआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर किसी केस के अंदर स्पेशल लॉ इन्वोक हो रहा है तो इन दैट केस तो कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ डिफिकल्ट एंड बैलेंसिंग एक्सरसाइज। देखिए, कोर्ट कहती है कि हम जानते हैं किसी व्यक्ति की लाइफ एंड लिबर्टी बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता उस पर बिना मुकदमा शुरू किए। लेकिन कोर्ट कहती है कि हमें यह भी देखना होगा कि पब्लिक ऑर्डर भी बहुत आवश्यक चीज है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे अपराध किए हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर को, देश की संप्रभुता और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बेल देते वक्त हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कहती है यूआपा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 43 क्लॉज जी सब क्लॉज 5 के तहत अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटी, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, टेररिस्ट एक्ट के चार्जेस लगे हुए हैं, इन दैट केस ध्यान से देखिएगा, accused person shall not be released on bail or on his own bond if the court on a perusal of the case is of opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true। कोर्ट कहती है कि यूआपा का सेक्शन 43 क्लॉज 5 सब क्लॉज डी सब क्लॉज 5 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्ट जैसे चार्जेस लगे हुए हैं और पुलिस की चार्जशीट को देख के समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं दी जा सकती। दैट मीन सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल को डिनाई करते के पीछे सेक्शन 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5 ऑफ यूआपा एक्ट का हवाला दिया। अब ध्यान से समझिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों लगता है कि शर्जील इमाम या फिर उमर खालिद दंगा भड़काने की कॉन्स्पिरेसी के पीछे शामिल थे, अनलॉफुल एक्टिविटी की कॉन्स्पिरेसी के पीछे शामिल थे, राइट। कोर्ट कहती है, ध्यान से देखिएगा, अब उमर खालिद के ऊपर क्या क्या चार्जेस थे। उमर खालिद के ऊपर चार्जेस देखिए, सबसे पहला उमर खालिद के ऊपर चार्ज यह था कि उसकी डायरेक्शंस पर शर्जील इमाम ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू। शर्जील इमाम ने उमर खालिद के निर्देश डायरेक्शंस के ऊपर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू। 2019 8 दिसंबर को उमर खालिद एक मीटिंग में जंगपुरा एक्सटेंशन दिल्ली की एक मीटिंग में बैठा था। उस मीटिंग के अंदर योगेंद्र यादव भी थे। उस मीटिंग के अंदर लोगों के बीच में यह तय हुआ कि वो चक्का जाम लगाएंगे। चक्का जाम का मतलब, कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस ने ये एविडेंस पेश किए हैं कि 8 दिसंबर 2019 को उमर खालिद अन्य लोगों के संग मीटिंग में था, जो मीटिंग जंगपुरा एक्सटेंशन दिल्ली में हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने यह फैसला लिया कि वो पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम लगाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम लगाया जाएगा, मतलब ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाएगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव था कि सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करना। हालांकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इंडियन मुस्लिम से कोई रिलेशन था ही नहीं। वो बात करता था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले माइनॉरिटी कम्युनिटीज की। इंडियन मुस्लिम्स का कोई रिलेशन था ही नहीं थे, लेकिन फिर भी इस एक्ट के खिलाफ मीटिंग्स हुई, व्हाट्सएप ग्रुप बने। ऑब्जेक्टिव यही था कि दिल्ली के अंदर चक्का जाम लगाया जाए। अब ध्यान से देखिएगा, उमर खालिद के ऊपर और आरोप थे कि उसने दूसरे छात्रों आसिफ इकबाल और सैफुल इस्लाम को डायरेक्शंस दी कि वे एक स्टूडेंट बॉडी बनाए, एक संगठन बनाए सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने को। लीजिए, इसके साथ साथ उमर खालिद के डायरेक्शंस पे सैफुल इस्लाम और आसिफ इकबाल ताना ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था जामिया अवेयरनेस कैंपेन टीम, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि जितना हो सके उतना
मुस्लिम पॉपुलेशन को मोबिलाइज किया जा सके मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के अंदर टू एस्टैब्लिश प्रोटेस्ट साइट एम्ड एट एनफोर्सिंग चक्का जाम। लीजिए, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उमर खालिद ने बाकी छात्रों के संग मिलकर एक टीम बनाई जिसका नाम था जामिया अवेयरनेस कैंपेन टीम, जिसका उद्देश्य यह था कि दिल्ली के अंदर जहां पर भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां पर जाया जाए, वहां पर लोगों को अधिक तौर पर मोबिलाइज किया जाए ताकि प्रोटेस्ट साइट बनाई जाए, ताकि दिल्ली के अंदर चक्का जाम किया जाए। किस लिए? CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में। अब ध्यान से देखिएगा, उमर खालिद के ऊपर ये जो चार्जेस हैं, उमर खालिद की जो बेल डिनाई हो रही है वो इसी ऐसे ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चार्जशीट में चार्जेस हैं। ये चार्जेस ये कह रहे हैं कि उमर खालिद ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग एरियाज के ऊपर लोगों से मीटिंग्स की। मीटिंग के पीछे ये ऑब्जेक्टिव था कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के अंदर जाकर मुस्लिम्स को मोबिलाइज किया जाए, लोगों को बुलाया जाए और प्रोटेस्ट साइट बनाई जाए अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर और दिल्ली के अंदर चक्का जाम करवाया जाए। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, पुलिस की चार्जशीट कहती है, देखिए पुलिस की चार्जशीट कहती है कि इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत प्रोटेस्टर्स मूव्ड फ्रॉम माइनॉरिटी क्लस्टर्स वेयर प्रोटेस्ट वर बीइंग हेल्ड। कोर्ट के दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है कि इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत प्रोटेस्टर्स दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे थे। प्रोटेस्ट के साथ साथ उन्होंने तैयारी की हुई थी टू ऑर्गेनाइज राइट्स। देखिए, दिस मूवमेंट इज अलेज्ड टू हैव बीन अकंपनीड बाय स्टॉक पाइलिंग ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल मटेरियल। अब देखिए, दिल्ली पुलिस क्यों कह रही है कि फरवरी 2020 के अंदर जो दिल्ली में राइट्स हुए वो राइट्स अपने आप नहीं हो गए, उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थी। दिल्ली पुलिस दिसंबर 2019 से ट्रैक कर रही थी कि अलग अलग प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे थे, अलग अलग प्रकार की जगहों पर मीटिंग्स हो रही थी। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जाए, एकत्रित किया जाए। एकत्रित करने के पश्चात दिल्ली में अलग अलग जगह पर CAA के विरोध में प्रोटेस्ट साइट बनाई जाए। तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर प्रोटेस्ट साइट तो बनाई गई, लेकिन इसके साथ साथ कई क्षेत्रों के अंदर वेपन्स भी स्टॉक पाइल किए गए, वेपन्स एकत्रित किए गए और अल्टीमेटली इस कॉन्स्पिरेसी का ऑब्जेक्टिव, इस कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट ये निकला कि 22, 23 और 24 फरवरी 2020 को दिल्ली, ईस्टर्न दिल्ली के अंदर राइट्स होते हैं जिसके अंदर 54 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके अंदर IB का एक ऑफिसर भी था। इसके साथ साथ कई सौ लोग इंजर्ड हुए और 1,500 प्रॉपर्टीज अटैक हुई। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट सेड कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ जो चार्जेस हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो एविडेंसेस विदाउट एनी रीजन नहीं है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट के अंदर दिखाया है कि धीरे धीरे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए, लोगों को मोबिलाइज किया गया, प्रोटेस्ट के साथ साथ हथियार भी एकत्रित किए गए और अंत में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आया तो केवल यह प्रदर्शित करने के लिए कि भारत के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी टारगेटेड है, एलिनेटेड है, इसलिए प्रोटेस्ट को इंटेंसिफाई किया गया और अंत में फेब के अंदर ये सारे प्रोटेस्ट कल्बिनेट हुए दंगों के अंदर। देखिए, कोर्ट कहती है कि इन एविडेंसेस के आधार पर, चार्जशीट के अंदर लिखी हुई इन एविडेंसेस के आधार पर वी कैन से उमर खालिद एंड शर्जील इमाम वर इन्वॉल्वड इन alleged conspiracy at the level of planning, mobilization and strategic direction। तो शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ जो चार्जेस थे कि उन्होंने षड्यंत्र किया है दंगों का, कोर्ट कहती है हमें लग रहा है कहीं ना कहीं वी कैन नॉट क्लियरली से, बिकॉज अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट कहती है प्राइमा फेसाई एविडेंसेस देखिए हमें समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को षड्यंत्र के अंदर जोड़ने और लोगों को निर्देश देने में इन्वॉल्व थे। इसलिए कोर्ट कहती है कि यूआपा के सेक्शन 43D क्लॉज 5 के तहत वी कैन नॉट गिव बेल टू शर्जील इमाम एंड उमर खालिद। कोर्ट कहती है क्योंकि इनके खिलाफ लग रहा है कि जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सच है, इसीलिए सेक्शन 43D और क्लॉज 5 ऑफ यूआपा एक्ट इनके खिलाफ इन्वोक करते हुए बेल कैन नॉट बी गिवन एट दिस स्टेज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम देखिए हम ये डायरेक्शंस देते हैं कि आज से 1 साल बाद या फिर
जैसे ही मुकदमा शुरू होगा और मुकदमे के अंदर विटनेसेस गवाहों की गवाही पूरी हो जाएगी, उस समय शर्जील इमाम और उमर खालिद के पास लिबर्टी है कि वो कोर्ट्स के सामने बेल पिटीशन लगा सकते हैं और उस समय कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि इन दोनों को बेल दी जाए या ना दी जाए। तो आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन करने का प्रयास किया कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ क्या क्या चार्जेस थे। देखिए, अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है तो कोर्ट डिटेल में जाके डिसाइड नहीं कर सकती कि वेदर दे वर गिल्टी और नॉट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेड कि हमें एविडेंसेस जो चार्जशीट लगी है, चार्जशीट को लेकर विटनेसेस की टेस्टिमनी कोई देख के समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं दे वर इन्वॉल्वड इन कॉन्स्पिरेसी, वो षड्यंत्र में शामिल थे। 2-3 महीने के षड्यंत्र के दौरान लोगों को मोबिलाइज किया गया, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए गए, वेपन्स भी इकट्ठे किए गए, जिसका कल्मिनेशन हुआ दिल्ली राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि हमें एविडेंसेस को देख के समझ में आ रहा है प्राइमा फेसाई कि दे वर इन्वॉल्वड इन कॉन्स्पिरेसी एंड राइट्स। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट सेड कि हम इन दोनों को बेल नहीं दे सकते बिकॉज दिस वुड बी इन लाइन विद सेक्शन 43 सबसेक्शन डी क्लॉज 5 ऑफ यूआपा एक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम उनको लिबर्टी देते हैं कि जैसे ही उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होगा और विटनेसेस गवाहों की टेस्टिमनी ली जाएगी, उस समय दे कैन अप्लाई फॉर बेल और कोर्ट डिसाइड करेगी कि उनको बेल दी जाए या ना दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल तो डिनाई कर दी, लेकिन इसके साथ साथ दे हैव गिवन बेल टू 5 मोर अक्यूज्ड, गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान एंड शादाब अहमद। इन 5 को बेल दी गई बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनके खिलाफ एविडेंसेस इतने सब्सटैंशियल नहीं है, इनके खिलाफ एविडेंसेस को देख के नहीं लगता कि दे वर इन्वॉल्वड इन कॉन्स्पिरेसी। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद को देख के लगता है कि दे वर इन्वॉल्वड इन कॉन्स्पिरेसी। शर्जील इमाम का तो वीडियो भी आया था जहां पर ये बात कर रहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से परमानेंटली कट ऑफ कर सकते हैं अगर हम लोगों को मोबिलाइज कर लें। तो ये सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए, इसी आधार पर कोर्ट ने यह डिसीजन दिया दैट दे कैन नॉट गिव बेल टू शर्जील इमाम एंड उमर खालिद। कोर्ट कहती है वैसे हर व्यक्ति के पास अधिकार होता है कि निश्चित समय के अंदर उसका ट्रायल मुकदमा शुरू किया जाए, लेकिन सीरियस केसेस के अंदर जहां पर किए गए अपराध की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, वहां पर अगर स्पेशल लॉ जैसे यूआपा अगर कहता है कि बेल नहीं दी जा सकती, तो इन दैट केस वी आर नॉट कंपेल्ड टू गिव बेल टू द अक्यूज्ड। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने शर्जील इमाम उमर खालिद की बेल डिनाइल के ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे वादा करते हैं एक बार आपसे फिर कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक इशू के साथ। एक नए इशू पर हम चर्चा करेंगे और आप लोग अगर चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं जो आपको लगता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स। आई विल अश्योर यू कि अगर वो टॉपिक आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट हुआ, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर आपसे कल मिलेंगे। गुड बाय, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।